बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ड्रामा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो ड्रामा जो है ये लिटरेचर की एक फॉर्म है जो कि स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है। अगर इसकी इब्तिदा की बात करें तो इसकी बिगनिंग हुई थी एंशिएंट ग्रीक से। और जो राइटर्स हैं इसके उनमें शेक्सपियर, सोफोक्लीज, क्रिस्टोफर मार्लो वगैरह आते हैं। ड्रामा का जो था वो डिक्लाइन शुरू हो गया था, लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड दोबारा से ड्रामा को पॉपुलैरिटी मिलना शुरू हुई 19th सेंचुरी में और अर्ली 20th सेंचुरी में। और इसमें जो फेमस राइटर्स हैं उनमें हेनरिक इब्सन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और यूजीन ओनील हमें देखने में मिलते हैं। इन सब राइटर्स की जो राइटिंग्स थी वो डिफरेंट थी और हर एक ने अपने वर्क्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो शेयर की, जिसको के बाद में मॉडर्न ड्रामा का नाम दिया गया। जैसे कि हम लोगों को पहले देखने में मिलता है कि शेक्सपियर और सोफोक्लिस के जो ड्रामाज हैं उनमें हम लोगों को जो एलीट क्लास है वो हम लोगों को एज अ हीरो और एज अ मेन कैरेक्टर देखने में मिलती है, जिसमें किंग्स होते हैं, हीरोज होते हैं। लेकिन मॉडर्न ड्रामा में किंग्स और हीरोज को नहीं लिखा दिया जाता था, बल्कि ऑर्डिनरी पीपल्स पे बात की जाती, ऑर्डिनरी पीपल की प्रॉब्लम्स के बारे में बात की जाती थी। कहा जाता है कि मॉडर्न ड्रामा का जो आगाज है वो हेनरिक इब्सन की वजह से हुआ। इनका एक प्ले 1879 में अ डॉल्स हाउस, अपने इस प्ले में इन्होंने अपर क्लास वाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इन्होंने बताई हैं। और यही जो है वो मॉडर्न ड्रामा की बिगनिंग को कंसिडर किया जाता है। इसकी कुछ वजूहात हैं जिसकी बिना पर कहा जाता है कि यहाँ से मॉडर्न ड्रामा का आगाज हुआ। इन्होंने अपने इस नॉवल में एक नोरा का कैरेक्टर है जिसमें कि वो एक हाउसवाइफ है, उसके बारे में डिस्कस किया है। और इन्होंने साथ में ये भी आर्ग्यू किया है कि जो एवरेज पीपल हैं उनकी प्रॉब्लम्स भी बिल्कुल वैसे ही इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि ऑडिफस और हैमलेट की थी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ ड्रामास की। कुछ ड्रामास में फनी एक्शंस भी लिए जाते थे, लेकिन ये जरूरी नहीं था कि हमेशा फनी एक्शन जो हैं वो ऐड किए जाएं। और साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि जो एक्शन है वो तो ड्रामेटिक हो सकता है, लेकिन इसको हम लोग ड्रामा नहीं कहेंगे। ठीक है, मतलब ड्रामेटिक हो सकता है लेकिन समटाइम्स हम इसे ड्रामा नहीं बोलेंगे। ड्रामा में कुछ एक्शंस जो हैं वो इंक्लूड होते हैं और साथ में एक सेंस ऑफ एबनॉर्मेलिटी और साथ में अनएक्सपेक्टेडनेस भी आ जाती है। ड्रामा में जो है वो एग्जैजरेट कर दिया जाता है किसी भी एक्शन को या इवेंट को, जो के बाद में इंपॉर्टेंट इशू को। फॉर एग्जांपल अगर एक बस स्टॉप है और वहां पे एक यंग वेल ड्रेस्ड लड़की है जो कि कैट वॉक कर रही है और रोड के इर्द गिर्द उसकी उसने हील शूज पहने हुए हैं, हील्स उसने पहनी हुई हैं और हील जो है वो उसकी टूट गई है। ठीक है, और वो स्लिप हुई है और वो गिर गई है इमीडिएटली। इससे क्या होगा कि जो इर्द गिर्द के लोग होंगे पे हमदर्दी करेंगे। ठीक है, और साथ में कि आप अज्यूम कर सकते हैं कि किस किस्म का एक ड्रामेटिक किस्म का सीन जो है वो वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब इस सीन को हम लोग ड्रामेटिक तो कह सकते हैं, लेकिन हम इसे ड्रामा नहीं कहेंगे कि ये एक ड्रामा था। ये एक ड्रामेटिक सीन था मगर ड्रामा नहीं था। ड्रामा जो है वो इमिटेशन है रियल लाइफ की। ड्रामा के जो है वो अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बाकी लिटरेरी जॉनरास के हिसाब से इसकी अपनी कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर हम लोग एक बुक पढ़ेंगे तो उसको हम लोग नॉवल बोलेंगे कि हम लोग एक नॉवल रीड कर रहे हैं, लेकिन अगर वही नॉवल जो है वो स्टेज पे परफॉर्म कर दी जाएगी तो हम लोग उसको बोलेंगे कि ये एक ड्रामा है। ड्रामा जो है ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, एक मैसेज है जो कि ऑडियंस को दिया जाता है कैरेक्टर्स के थ्रू। ड्रामा में जो है वो रियल लाइफ की इमिटेशन की जाती है। ये रियल लाइफ का एक मिरर होता है जिसमें कि ऑडियंस को दिखाया जाता है एक रियलिस्टिक किस्म के सीन्स बना के। तो जितने भी सोशल इश्यूज हैं उन सबको इसमें उठाया जाता है। पहले जो ड्रामा होते थे ना वो लोगों को, ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए बनाए जाते थे, लेकिन मॉडर्न ड्रामा जो है ये इससे जो है वो एक स्टेप आगे चला गया और इसमें इन्होंने ये भी गोल सेट किया कि एंटरटेनमेंट तो ठीक है वो है, लेकिन इसमें कोई ना कोई एक हार्श रियलिटी जो है वो इनको दिखाई जाए सोसाइटी को, कि सोसाइटी में जो इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व होने चाहिए, उनको उठाया जाए। तो इसलिए सोसाइटी की इन्होंने एक मिरर दिखाया अपने ड्रामाज में। मॉडर्न ड्रामाटिस्ट ने ड्रामों में रियलिटी दिखाना शुरू की और इसमें जितनी भी मॉडर्न वर्ल्ड की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको भी इन्होंने दिखाया, जिसमें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाती है, एक्सपेंशन ऑफ सिटी लाइफ, इमरजेंस ऑफ सोशल क्लासेस और किस तरह से ओल्ड नॉर्म्स जो हैं वो उनका डिक्लाइन होना शुरू हो गया है और साथ में बूस्ट ऑफ नेशनलिज्म। यानी कि क्योंकि ये वही एज थी, मॉडर्न एज जो थी वो यही एज थी जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन आई थी। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा बेरोजगारी पैदा हुई, पॉवर्टी वगैरह आनी शुरू हो गई और उसके बाद लोग जो हैं वो शहरों की तरफ उनका रुझान हो गया, वो वहाँ पे शिफ्ट होना शुरू हो गए। तो इसलिए इन्होंने ये सारे थीम्स जो थे इस अपनी ड्रामाज में दिखाना शुरू किए और साथ में हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड भी इन्होंने थिएटर्स में दिखाई। मॉडर्न ड्रामा को एक लेबल दिया गया रियलिज्म का, इसको रियलिज्म भी बोला जाता है। इसमें जो
रियलिज्म की जो एक्सटेंशंस हैं ना, उसमें डायरेक्टिज्म, मॉरलाइजिंग एंड सटायर, ये इसकी एक्सटेंशंस हैं, यानी इन पे बात की जाती थी। उसके बाद जो मॉडर्न ड्रामाटिस्ट थे ना, उन वो 2 हिस्सों में बँट गए। जो पहला था उसमें दिखाया जाता था कि सोशल नॉर्म्स पे किस तरह से तंज़ होता है, ठीक है? और दूसरी तरफ कन्वेंशंस ऑफ ड्रामा वर रीफॉर्म्ड। अब कन्वेंशन ऑफ ड्रामा जो है वो क्या है? ये जो है ना, ये स्पेसिफिक एक्शंस होते हैं या फिर टेक्निक्स होती हैं, कि जो भी कोई भी एक्टर या फिर डायरेक्टर जो है वो उसको एम्प्लॉय करता है या फिर क्रिएट करता है एक डिज़ायर्ड ड्रामेटिक इफ़ेक्ट और स्टाइल, ठीक है? यानी कि एक ड्रामेटिक किस्म का सीन क्रिएट करना अपने ड्रामा में, एक स्टाइल लेके आना, इसको बोलते हैं कन्वेंशंस ऑफ ड्रामा। मॉडर्न ड्रामाटिस्ट ने ये बताना शुरू किया कि वो रियलिटी बेस्ड ड्रामा बनाएँगे, तो बहुत ज़्यादा थिएटर्स कंपनीज़ ने उनको रिजेक्ट कर दिया। इनफैक्ट उनका प्लॉट बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। ये लेकिन बाद में जो है वो हेनरिक इब्सन को जाता है इसका क्रेडिट, और जेबी शॉ को। इन्होंने प्रूव किया कि मॉडर्न ड्रामा यानी कि रियलिज्म जो है, रियलिटी ड्रामास भी कुछ हैं। इब्सन ने और शॉ ने कन्वेंशन ऑफ ड्रामा तो नहीं बताया, लेकिन इन्होंने इसमें जो अपने लेकिन इनका मोटिव जो था वो ये था कि जो सोशल और साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं वो अपने ड्रामास में दिखाए जाएं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम प्लेस भी वजूद में आए। प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्लेस के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है इंडिपेंडेंट थिएटर मूवमेंट। इसको नेचुरलिज्म भी कहा जाता है। नेचुरलिज्म जो है ये एक फिलॉसफी है, इसमें ये बिलीव किया जाता है कि जितनी भी चीज़ें और इवेंट्स हैं यूनिवर्स में, वो नेचुरल लॉज के थ्रू चलती हैं, ठीक है? ये ऑपोजिट था आइडियलिज्म के और स्पिरिचुअलिज्म के, और इनका सिर्फ और सिर्फ बिलीव था रियल और मटेरियल वर्ल्ड पे। जो फिलोसोफर्स हैं लाइक जॉन डेवे, एर्नेस्ट नेगल, सिडनी हुक, ये फादर माने जाते हैं फिलोसफी। 1860s में नेचुरलिज्म जो है वो एक मूवमेंट के तौर पर सामने आई, जिसमें कि एमिली ज़ोला एक फ्रेंच राइटर और थ्योरिस्ट हैं, ये फाउंडर मानी जाती हैं इस मूवमेंट की। इसके 3 की फीचर्स हैं इस मूवमेंट के, जिसमें कि डिटर्मिनिज्म, डिडक्टिज्म और ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है। चलिए इस पे बात करते हैं। डिटर्मिनिज्म जो है वो क्या है, कि इनका बिलीव है कि जितने भी इवेंट्स जो हैं वो हो रहे हैं, वो किसी ना किसी कॉज के तहत होते हैं, ठीक है? प्री एग्जिस्टिंग कॉजेज। और क्योंकि अगर कोई कॉज़ होगा फिर ही कोई ना कोई इवेंट होगा ना, तो किसी ना किसी कॉज़ की वज़ह से कोई भी इवेंट होता है। तो इसी तरह से ये जो साइकिल है पूरी हमारी लाइफ़ में चलता रहता है और हमारी लाइफ़ को एक्सप्लेन करता है। उसके बाद है डिडक्टिज़्म। एक लिटरेरी राइटर जो है जब भी वो एक रियलिटी वर्क लिखता है, तो उसको अपने ज़हन में ये चीज़ रखनी चाहिए कि वो एक लाइफ़ के बारे में लिख रहा है, ठीक है? इसका जो भी वर्क है वो लाइफ़ को रिफ्लेक्ट करेगा। इसलिए वो अपने पर्सनल बायस्ड जो इन्वॉल्वमेंट होती है ना, वो तो इसमें बिल्कुल भी नहीं करेगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी जो है ना, ये एक आइडिया था द रियलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव ट्रुथ, ठीक है? इसमें जो चीज़ें जो इवेंट्स हैं वो इनका ये कहना था कि ये खुद पे डिपेंड करेंगी, यानी कि इंडिपेंडेंट होंगी ये। नेचुरलिज्म जो है वो बेसिकली ओरिजिनेट हुई थी डार्विन्स की थ्योरीज ऑफ नेचर सिलेक्शन एंड डिपेंडेंस ऑन एनवायरनमेंट से, और यही वजह बनी कि मॉडर्न ड्रामा में ह्यूमन बिहेवियर्स को दिखाया जाता है और साथ में इनकी हेरिडिटी, सोशल फैक्टर्स और एनवायरनमेंट को दिखाया जाता है, और ये अगेंस्ट द सुपरनेचुरल फोर्सेस के। इनका ये कहना था कोई सुपरनेचुरल फोर्स नहीं होती है, क्योंकि ये सब कुछ फिक्शनल है। तो इसलिए क्योंकि रियलिटी दिखाई जाती थी मॉडर्न ड्रामा में, तो इन्होंने फिक्शनल को बिल्कुल ही साइड पे कर दिया। उस नेचुरलिस्ट थिएटर्स भी बनाए गए, जिसमें कि एक बिल्कुल नेचुरलिस्ट अप्रोच पे जो प्ले बनाए जाते थे, वो उनको वहाँ पे 19th सेंचुरी में दिखाया जाता था। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास मॉडर्न एक्टिंग। अब ड्रामा को हम लोग बिल्कुल सेपरेट नहीं कर सकते थिएट्रिकल परफॉर्मेंस से, क्योंकि अगर हम लोग किसी बुक को रीड कर रहे हैं तो हमें पता होगा कि हम ये नॉवल रीड कर रहे हैं, लेकिन अगर वही ड्रामा जो है वही नॉवल को स्टेज पे परफॉर्म कर दिया जाएगा तो हम लोग उसको बोलेंगे कि ये एक प्ले है, ये एक ड्रामा है। अब कोई भी ड्रामा होगा अगर उसका कंटेंट अच्छा होगा तो तभी हम लोगों को उसको एक अच्छा ड्रामा कह सकेंगे। इसलिए जो भी मॉडर्न ड्रामा था उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिंग के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। नेचुरली जो थिएटर्स हैं उसमें रियलिस्टिक चेंजेस की गई, जो कि नॉर्वेजियन हमारे पास एक ड्रामाटिस्ट है इब्सन, उनके जो प्लेस थे, क्योंकि वो नॉर्वेजियन थे तो वहाँ से नॉर्वेजियन फर्नीचर को लाया गया थिएटर्स में, जो कि इस्तेमाल किया गया। इसमें काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल भी हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम लोग हिस्ट्री को रिविजिट करें तो वहाँ पे जो पहले ड्रामास दिखाए जाते थे उसमें ना बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन कर दी जाती थी इमोशंस की। बिल्कुल ऐसे लग रहा होता था जैसे सच में ये प्रिटेंड कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, एक्टिंग ही कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लगता था कुछ भी। मॉडर्न ड्रामा में इन्होंने कुछ इसकी चेंजेस की और बिल्कुल एक नेचुरल टोन को लाया गया, क्योंकि ओवर एक्टिंग की वजह से वो बिल्कुल आर्टिफिशियल लगता था, तो इसलिए नेचुरलिस्ट थिएटर्स ने इनको थोड़ा-सा चेंज किया और वो इसको रियलिटी के थोड़ा-सा क्लोज़ लेकर आए। उन्होंने ये बोला कि ड्रामा में अगर ट्रू इमिटेशन करनी है रियलिटी की, तो उसमें कोई एग्ज़ैजरेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी इमोशन की, ना तो बहुत ज़्यादा ओवर क्राइंग होनी चाहिए या और अननेसेसरी येलिंग भी बिल्कुल नहीं करनी। आपने एग्ज़ैजरेट भी नहीं करनी, मतलब बॉडी लैंग्वेज को भी ज़्यादा नहीं एग्ज़ैजरेट करना। उसके बाद हम लोगों को हिस्ट्री में जॉर्ज का नाम देखने के लिए मिलता है। इन्होंने अपने नॉवेल्स में कुछ चेंजेस की एक्टिंग के लिहाज से। इन्होंने ये बोला कि लीड कैरेक्टर और साइड
कैरेक्टर इन दोनों को उन्होंने इक्वल करार दिया कि मेरे लिए ये दोनों कैरेक्टर्स जो हैं वो इक्वल हैं। उसके बाद हम लोगों को इन द प्री मॉडर्न फेज़ ड्रामा में जो जितनी भी वो एक्टिंग को करते थे ना, उनकी वो एक्टर्स होते थे वो मेल होते थे। ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि फीमेल्स जो हैं वो स्टेज पे परफ़ॉर्म करेंगी, वो एक्टिंग करेंगी। इसलिए जो फीमेल्स के कैरेक्टर होते थे वो भी आके मेल परफ़ॉर्म करते थे। लेकिन मॉडर्न ड्रामा ने फीमेल एक्टर्स को भी मौका दिया कि वो स्टेज पे आके परफ़ॉर्म कर सकें और हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा नाम्स जो हैं वो फीमेल एक्ट्रेसेस के भी मिलते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है एस्थेटिकिज़्म और सिम्बोलिज़्म। एस्थेटिक का वर्ड अक्सर ही आप लोगों ने सुना होगा, उसका मतलब होता है ब्यूटी। और जो एस्थेटिकिज़्म है ये एक लिटरेरी और आर्टिस्टिक मूवमेंट थी जो कि आई 18th और 19th सेंचुरी में, और इसका फ़ोकस था कि वो ब्यूटी को इम्पोर्टेंस दें। मतलब ये कि इसमें आर्ट, म्यूज़िक और राइटिंग को ऐड किया जाए, ठीक है? एक ऐसी क्रिएटिविटी की जाए ब्यूटी के साथ, ब्यूटी को भी अपने लिटरेचर में ऐड किया जाए। इसलिए यहाँ पे हम लोगों को एक क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलता है कि जो रियलिटी बेस्ड जो हमारे पास ड्रामाज हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ सोशियो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर एक सरमन ऑफ मोरालिटी ही हम लोगों को दिखाई जाती है, तो क्या इसको हम लोग लिटरेचर बोलेंगे? फिर कुछ ऑथर्स ने बोला कि नहीं, जो लिटरेचर है उसमें आर्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर लिटरेचर में हम लोगों को एक ब्यूटी का फीचर भी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि मॉडर्न ड्रामा ने बहुत जल्दी ये रियलाइज़ कर लिया था कि उनके अंदर ये एक कमी है, क्योंकि वो ब्यूटी को बिल्कुल भी बयान नहीं करते, बिल्कुल वो एक हार्श रियलिटी ही दिखाते हैं। तो इसलिए उन्होंने फिर रियलिज़्म से एस्थेटिकिज़्म का एक सफ़र जो है वो इन्होंने तय किया। पहले इनका स्लोगन था आर्ट फॉर लाइफ, और उसके बाद इनका जो था वो न्यू स्लोगन आया आर्ट फॉर आर्ट। एस्थेटिकिज़्म जो है ये पहले फ्रांस से स्टार्ट हुआ और उसके बाद वॉल्टर पैटर ने इसको इंग्लैंड लेके आए और आहिस्ता-आहिस्ता ये मज़ीद फ्लॉरिश होता गया। उसके बाद मॉडर्न ड्रामा में रियलिस्टिक और नेचुरलिस्ट टेक्निक्स के साथ-साथ हम लोगों को एक और टेक्निक देखने के लिए मिलती है जो कि है सिम्बोलिज़्म। अब ये जो सिम्बोलिज़्म था ये एसोसिएट था कंक्रीट थिंग के साथ, यानी कि इसमें कैरेक्टर्स आ जाते थे, एक्शंस आ जाते थे और सेटिंग वगैरह आ जाती थी। ये जो है मॉडर्न ड्रामा का एक कैरेक्टरिस्टिक्स बना, एक फीचर जो है वो आर्ट जो है लिटरेचर में ऐड हुआ, जिसने लिटरेचर को एक आर्टिफिशियल टच दिया। 20th सेंचुरी के कुछ मॉडर्न हम लोगों को ड्रामाटिस्ट देखने के लिए मिलते हैं जिनके नाम कुछ यूँ हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थिएटर एंड द एवंगेर्ड। 20th सेंचुरी के आगाज़ में हम लोगों को एक बिल्कुल एक नॉवल की एक नई शक्ल देखने को मिलती है जिसमें कि फ्यूचरिज़्म को ऐड किया गया, डाडाइज़्म और सररिज़्म वगैरह को ऐड किया गया। ये 3 रेवोल्यूशंस हम लोग को मॉडर्न ड्रामा में देखने के लिए मिलती हैं जो कि पहले ड्रामा की हिस्ट्री में हम लोग को कभी देखने के लिए नहीं मिली। फ्यूचरिज़्म क्या है? फ्यूचरिज़्म जो है वो 20th सेंचुरी की एक मूवमेंट थी जो कि इटालियन और रशियन एवंगगार्ड मूवमेंट इसको बोला जाता है, और ये लिटरेचर और आर्ट की मूवमेंट थी। इसमें जो है वो फ़ोकस किया जाता है न्यू आर्ट पे, टेक्नोलॉजी पे और पॉलिटिक्स पे, और कॉमनली देखा जाता है इसमें इंटरनेट, समझ लें कि आप इंटरनेट की इसमें बहाली हुई। फ्यूचरिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग को ये देखने के लिए मिलता है कि इसमें टेक्निकल प्रोग्रेस हुई, यानी कि इसमें मॉडर्न मशीन एजेस आई, स्पीड, एनर्जी और चेंजेस वगैरह हम लोग को देखने के लिए मिली। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डाडाइज्म। ये फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल आर्ट मूवमेंट थी जिसने कि इसमें फोकस किया इन्होंने एस्थेटिकिज्म, यानी कि एस्थेटिकली जो प्रेजेंट आर्ट होते हैं ना, पहले सिर्फ क्राफ्टिंग होती थी। उन्होंने ये बोला कि ये सिर्फ क्राफ्ट में नहीं होना चाहिए, इसको रियल लाइफ में लेके आया जाए। इसमें रियल लाइफ में खूबसूरती से चीजें जो है वो क्रिएट की जानी चाहिए, यानी कि इसमें सोशल इश्यूज को दिखाया जाए। डाडाइज़्म की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं उसमें ह्यूमर, विज़्मी, आर्टिस्टिक फ्रीडम, इमोशनल रिएक्शन, इरेशनलिज्म और स्पॉन्टेनिटी आ जाती है। उसके बाद जो थर्ड रेवोल्यूशन है वो है सररिज़्म। इन्होंने इसमें ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया और इन्होंने बैलेंस किया रैशनल विजन ऑफ लाइफ विद वन ऑफ द एसेट पावर ऑफ अनकॉन्शियस एंड ड्रीम, यानी कि इंसान के ड्रीम्स और उनकी अनकॉन्शियसनेस के बारे में इन्होंने इसमें बताया। इनका ये कहना था कि जो भी इंसान ख्वाब देखे उसको चाहिए कि वो उसको पूरा करे। कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड ख्वाब, मतलब वो कि जिसके हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं कि फिर भी उसे देखो और उसको रियल लाइफ में करके दिखाओ। तो ये था सररिज़्म। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है पॉलिटिकल थिएटर, ब्रेट। पॉलिटिकल थिएटर को हम लोग एपिक थिएटर भी कहते हैं और ये ब्रेट ने दिया था। एपिक थिएटर एक थियोरेटिकल मूवमेंट थी जो कि अराइज हुई अर्ली मिड 20th सेंचुरी में। एपिक थिएटर का जो मतलब था वो ये नहीं था कि काम का स्कोप देखा जाए या फिर उसका स्केल जो है वो रेफर किया जाए। इसका मतलब ये था कि इसमें ये देखा जाए कि असल में दुनिया जो है वो दिखती कैसे है। एपिक थिएटर जो है वो किसी भी अपनी ऑडियंस का पर्सपेक्टिव देखती थी और उसका रिएक्शन देखती थी। अगर कोई भी वो ऐसी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, वो देखते थे कि हर एक इंडिविजुअल का इस पर क्या रिएक्शन आता है। और एपिक थिएटर का ये भी पर्पज़ था, ये मतलब ये नहीं कहते थे, ये इनकरेज नहीं करते थे कि वो अपने जो बिलीव्स हैं उससे वो हट जाएँ। बल्कि वो ये कहते थे कि उनको इस चीज़ के लिए फ़ोर्स किया जाता था कि वो दुनिया को उस नज़र से देखें जिस तरह से वो हैं। अब इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये कि अगर कोई भी इंसान क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक़ रखता है, तो उसको ये नहीं कि वो सिर्फ़ माने उसको कि मैं क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा जो रिलिजन है वो क्रिश्चियनिटी है, बल्कि वो उसके उसूलों को अपनी रियल लाइफ़ में भी लेके आए। यानी अपनी बिलीव्स को प्रैक्टिकल लाइफ़, यानी कि रियल लाइफ़ में लेके आओ। सिर्फ़ मुँह से ही नहीं मानो, बल्कि उसको प्रैक्टिकल लाइफ़ में परफ़ॉर्म भी करो। ये
पॉलिटिकल थिएटर में एक और हम लोगों को एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए मिलती है, वो है एलिनेशन इफ़ेक्ट। एलिनेशन इफ़ेक्ट जो है वो क्या होता है कि राइटर जो है वो एक ऐसा इफ़ेक्ट क्रिएट करे कि ऑडियंस के ज़हन में ये चीज़ रहे कि वो एंगेज्ड हैं किसी आर्टिफ़िशियल चीज़ के साथ, ठीक। इसका मतलब ये है कि मतलब ऑडियंस को ये यकीन रहे कि वो एक आर्टिफ़िशियल चीज़ के अंदर एंगेज हैं। मतलब वो बिल्कुल उसको रियलिटी ना समझ बैठें, बल्कि वो उनको ये चीज़ साथ-साथ बताते रहें कि वो एक आर्टिफ़िशियल चीज़ के अंदर एंगेज हैं। एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर थिएटर पे सैलाब आ जाता है किसी सीन में, तो क्योंकि ज़ाहिर है वो ब्राइट लाइट के साथ उन्होंने सैलाब जो है वो कुछ ना कुछ उसका किया होगा, और ये जो फ्लड जो वहाँ पे सैलाब आया है, वो ऑडियंस को बताएगा कि यहाँ पे असल में सैलाब नहीं आया, बल्कि ये एक आर्टिफ़िशियल सीन क्रिएट किया गया है, और ये ऑडियंस को इस चीज़ के बारे में बताता है, उनके ज़हन में ये रिमाइंडर दे देता है कि वो एक आर्टिफ़िशियल चीज़ देख रहे हैं। एपिक थिएटर में हम लोगों को हिस्टोरिकल प्लेस भी देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे 2 इन्होंने प्ले मेंशन किए हुए हैं जो कि ब्रेट ने खुद लिखे थे, और वो परफ़ॉर्म किए गए थे एपिक थिएटर में। और इसमें इन्होंने करंट सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ वगैरह पे इन्होंने बात की थी। उसके बाद जो ब्रेट की एडवाइस है वो ये कहते हैं कि हर एक एलिमेंट जो है स्टेज पे वो इंडिपेंडेंटली प्ले होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर म्यूज़िक है तो वो अपने ऑन पे चले, ठीक है? यानी वो इंडिपेंडेंट हो। इसके अलावा जो ब्रेट है उसने अपनी कुछ कॉमेडी वगैरह के सीन्स भी ऐड किए ताकि वो ऑडियंस को थोड़ा-सा डिस्टेंस पे लेके जा सके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन्स जब हम लोग देख लेते हैं तो हम लोगों के ज़हन पे एक होता है ना कि हम लोग हसास हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारे जो असाब हैं वो तन जाते हैं, ये हम लोग कह सकते हैं। तो उस चीज़ से थोड़ा-सा हटाने के लिए ब्रेट ने अपनी प्लेज़ में थोड़ा बहुत कॉमेडी सीन्स वगैरह को भी ऐड किया। एपिक थिएटर की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को देखने के लिए मिलती है कि एपिक थिएटर में जो भी कैरेक्टर जो है, जो भी एक्टर वो एक रोल जो है वो प्ले कर रहा है, उसको इस चीज़ के लिए नहीं ज़बरदस्ती नहीं की जाती थी कि वो जो है वो जो भी वो एक्टिंग कर रहा है, जिसका रोल प्ले कर रहा है, वो वैसा ही जो है वो बन जाए, और ना ही ऑडियंस को इस चीज़ के लिए फ़ोर्स किया जाता था कि वो जो देख रहे हैं, वो बिल्कुल अपनी रियल लाइफ़ में बिल्कुल वही करें। तो ये भी एक हम लोगों को एपिक थिएटर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए मिलती है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है कल्चरल रिन्यूअल, और साथ में आयरलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट। मॉडर्न ड्रामा में आहिस्ता-आहिस्ता कल्चरल इम्पोर्टेंस दी जाने लगी, और ये जो हम लोगों को चीज़ देखने को मिलती है, जो उनकी रूट्स मिलती हैं, वो आयरलैंड और यूनाइटेड स्टेट से मिलती हैं। एबे थिएटर आयरलैंड का एक थिएटर है जिसको कि डबलिंग थिएटर के नाम से भी जाना जाता है, और ये ओपन हुआ था 1904 में, और इसके शुरू वाले जो साल थे, उसमें कुछ राइटर जो हैं वो आयरिश लिटरेरी रिवाइवल के तौर पर जाने जाते हैं। हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एबे थिएटर है, उसने बहुत ज़्यादा जो ग्रेट राइटर हैं, उनको सर्व किया हुआ है। जिसमें कि विलियम बटलर आ जाता है, लेडी ग्रेगोरे आ जाती है, और साथ में जॉन सिंग वगैरह। लेडी ग्रेगोरे को बहुत ज़्यादा एक अहमियत हासिल है आयरिश लिटरेरी रिवाइवल में, और इनका बहुत बड़ा नाम है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है इनको, और इनको एक लीडिंग रिवाइवल फिगर भी माना जाता है। उसके बाद हम लोगों को एक और प्ले राइटर का नाम देखने के लिए मिलता है जो कि है सिंह। ये ना सिर्फ़ आयरिश मिथिक एक्सेसिस के खिलाफ थे, बल्कि इन्होंने जो हेनरिक इब्सन और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की जो इंटेलेक्चुअल ड्रामाज़ हैं, ये उनके भी खिलाफ थे, और आहिस्ता-आहिस्ता हम लोगों को ये भी रियलाइज़ हुआ कि इनके जो प्लेज़ हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। इनका एक बहुत फ़ेमस प्ले है राइडर टू द सी, ये इनका पहला प्ले है और जो कि इन्होंने लिखा था। इन्होंने इसमें अपने जो थे वो एक्सपीरियंसेस को बयान किया था। ईरान आइलैंड पे जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुज़ारी, वो इसने इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया, और इनमें बहुत ज़्यादा इन्होंने डिटेल से इन्हें अपनी लाइफ़ के बारे में सब कुछ इन्होंने इस प्ले में बताया हुआ है। आयरिश लिटरेरी रेनेसांस, या फिर इसको हम लोग को आयरिश लिटरेरी रिवाइवल के नाम से भी जानते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ हुई, और हम लोगों को आयरलैंड के वेरियस टैलेंट्स भी देखने के इसलिए इसमें मिलते हैं जो कि 19th और 20th सेंचुरी में हैं, जिसमें कि विलियम बटलर आ जाते हैं, लेडी ग्रेगोरे आ जाती है, ओलिवर सेंट और जॉन, और साथ में जेम्स भी आ जाते हैं। ये जो था वो इत्तेफाकी तौर पर नहीं हुआ था, बल्कि ये जो लिटरेरी मूवमेंट थी वो आयरिश नेशनल फीलिंग्स की वजह से आई थी। उसके बाद जो इसमें राइडर्स टू द सी के जो थीम्स हैं, वो एक पेयर की शक्ल में, एक पेयर कॉन्सेप्ट से इनमें, यानी कि लाइफ और डेथ आपस में इन दोनों को बयान किया हुआ है। ट्रेडिशन एंड मॉडर्निज्म, और साथ में क्रिश्चियनिटी और पैगनिज्म जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स के इंपॉर्टेंट प्ले राइटर की बात कर लेते हैं, जिसमें कि हम लोग सुज़ैन मिलती है, और साथ में यूजीन ओनील का नाम मिलता है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सुज़ैन ग्लास्पेल को। सुज़ैन ग्लास्पेल जो थे, इन्होंने 15 प्ले लिखे, और जिसमें कि ज़्यादातर हम लोगों को सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ही मिलती हैं, जिसमें कि इन्होंने सोशल इश्यूज़ को, जेंडर को, एथिक्स, इन सब चीज़ों को इन सब इश्यूज़ को इन्होंने उठाया। इनका एक प्ले था एलुयन हाउस, जो कि 1930 में
इनको एक प्राइज़ भी इसके लिए दिया गया और लेट 20th सेंचुरी में वुमेन कंट्रीब्यूशन के जो वुमेन कंट्रीब्यूशन थे ड्रामा में, इनका नाम हम लोगों को देखने के लिए मिलता है और ये अमेरिकन जो थी वो इम्पोर्टेंट प्ले राइट जो है फीमेल प्ले राइट मानी जाती हैं। उसके बाद हम लोग यूजीन ओनील की बात कर लेते हैं। इन्होंने जो इनका फ़ोकस जो था ना वो था इंसानों की इनर कॉन्फ्लिक्ट पे, यानी कि इनर स्ट्रगल और इमोशनलिज़्म पे। इन्होंने ये बोला कि इन्होंने जितनी भी स्टोरीज़ लिखी उन सब में इन्होंने इंसान के इंटरनल जो था ना इंटरनल फेथ उसके बारे में इन्होंने बताया। जिसमें कि इनके जो ज़्यादातर जो लोग होते थे उसमें प्रोस्टिट्यूट आ जाते थे, सेलर्स आ जाते थे और जो बाकी जो कैरेक्टर्स थे ना वो नॉर्मली थिएटर से एसोसिएट नहीं करते थे। वो कॉमन पीपल होते थे जो कि वो अपनी स्टोरी में लिया करते थे। इन्होंने अपनी राइटिंग्स में अपनी ऑन लाइफ के बारे में बताया, उन्होंने अपनी लॉसेस के बारे में बताया कि उन्होंने क्या-क्या चीज़ें इन्होंने खोई हैं और बाकी जो ट्रेजिक रियलिज़्म था, वो भी इन्होंने सब चीज़ों के बारे में बताया और जो जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा कुछ लोगों ने इन्होंने सराहा और कुछ लोगों ने इनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी इसके लिए किया और इन्होंने जो इनके प्लेज़ थे, उसमें हम लोगों को ज़्यादातर जो इश्यूज़ मिलते हैं, इनकी प्लेज़ की वजह से, उसके बाद क्लास, रेस और जेंडर वगैरह के इश्यूज़ पे बात होना शुरू हुई। इन्होंने अपनी लाइफ में 52 प्लेज़ जो थे वो लिखे और इनमें ज़्यादातर जो थे वो वन एक्ट प्लेज़ ही थे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रेजेडी, मेटा ट्रेजेडी और मेटा थिएटर की। इसमें जो हम लोगों को राइटर्स मिलते हैं उसमें एडवर्ड एल्बी आ जाता है, आर्थर मिलर, टेंसे विलियम और यूजीन ओनील। इन्होंने अमेरिकन लाइफ की ट्रेजेडी को एक्सप्लोर किया और साथ में इन्होंने इसमें इकोनॉमिक, सोशल और पर्सनल चैलेंजेस वगैरह को भी इसमें ऐड किया। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एडवर्ड एल्बे को। ये अमेरिका के ग्रेट प्ले राइट्स में से एक हैं और ये एक पायनियर भी थे द थिएटर ऑफ एब्सर्ड के। इन्होंने अपनी लिटरेरी कंट्रीब्यूशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स भी इनको मिले और इनकी जो प्लेस थे वो एक उस अपने प्लेस की वजह से वो एक पावरफुल क्रिटिक जाने जाते थे अमेरिकन वैल्यूज़ के। इन्होंने अपने प्लेस में जो अमेरिका के जो मॉडर्न टाइम्स है उसमें लाइफ की कंडीशन वगैरह को एग्जामिन किया और इनके वर्क का जो सेंटर होता था यानी कि जिस पे इनका वर्क जो था वो बेस करता था वो होता था मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ। अब काफ़ी ज़्यादा क्रिटिक्स ने ये भी एग्री किया है कि इन्होंने जो अमेरिका के जो मॉरल्स हैं, जो रिलीजन है, पॉलिटिक्स और साथ में सोशल स्ट्रक्चर जो है, इनका ये कहना था कि अमेरिका इन सब चीज़ों एज़ अ प्लेराइट इन्होंने जो मिडिल क्लास के लोग थे उनकी हिपोक्रेसी पे भी बात की और किस तरह से बताया कि अमेरिकन सोसाइटी जो है वो मॉरल वैल्यूज़ को भूलती चली जा रही है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है ऑर्थर। ऑर्थर के जो प्लेज़ हैं ये रिफ्लेक्ट करते थे जो कॉमन मैन की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उन पे और उन्होंने ये भी बताया कि जो अमेरिकन सोसाइटी थी वो सिविल राइट मूवमेंट से पहले किस तरह की थी। उसके बाद इनका जो वर्क था वो बेस करता था, उनके जो थीम्स होते थे वो स्ट्रगल्स पे होते थे कि किस तरह से लाइफ जो है वर्किंग क्लास जो है वो किस तरह से स्ट्रगल करती है लाइफ गुज़ारने के लिए। और इसमें हम लोगों को इनको ने अपनी राइटिंग में ये भी फ़ोकस किया कि कि किस तरह से सोसाइटी की जो मोरालिटी के कॉन्सेप्ट हैं वो किस तरह से चेंज हुए हैं और साथ में जो राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन है वो भी किस तरह से चेंज हुई है। क्योंकि इनका ये कहना था कि जो अमीरों के लिए जो गलत है वो कुछ और है, गरीबों के लिए जो गलत है वो कुछ और है और इनफैक्ट अगर कोई सिंपल वर्ड में बात की जाए तो अमीरों के लिए तो कुछ गलत है ही नहीं, लेकिन अगर वही काम गरीब कर लें तो वो गलत हो जाता है। तो इस तरह से उन्होंने ये बात की कि किस तरह से राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन जो है वो किस तरह से हमारी सोसाइटी में कॉन्स्टेंटली चेंज हुई है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्ले राइटर हैं वो हैं टेनिस विलियम। ये अमेरिका की हिस्ट्री के ग्रेट प्ले राइटर माने जाते हैं और ये जो थे इन्होंने जो प्लेस लिखे 1940s के मिड में और अर्ली 1960s में और इनको इनके प्लेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स भी दिए गए। इनके जो प्लेस के जो थीम्स होते थे वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होते थे और इनकी जो लैंग्वेज होती थी वो पोएटिक लैंग्वेज को आप जो थे वो कंबाइन करके लिखा करते थे और वो आजकल की अगर अगर आज की बात की जाए तो अमेरिकन क्लासिक के नाम से वो रिकॉग्नाइज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेटा थिएटर। ये रिलेट करता है मेटा ड्रामा से क्योंकि जो मेटा थिएटर और मेटा ड्रामा का जो फर्स्ट वाला प्रीफिक्स है जो वो एक ग्रीक प्रीफिक्स है मेटा, जिसका मतलब है लेवल बियॉन्ड द सब्जेक्ट दैट इज क्वालिफाइड। जो हम लोगों को ये इसके भी 5 डिवाइसेस हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं या फिर इन अदर वर्ड्स बात की जाए तो इसकी 5 टाइप्स हैं जो कि हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं मेटा थिएटर की ड्रामा में। मेटा ड्रामा एंड परसेप्शन एंड द प्ले विद इन द प्ले, द सेरेमनी within the play, role playing within the play, literary and real life reference and self reference.
लुइजी की बात करते हैं, ये एक राइटर हैं और इनके जो थे वो 2 फ़ेमस प्लेज़ को मेटा ट्रेजेडीज़ के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि 6 कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन ऑथर और दूसरा है जेन जेनेट। अब ये जो है वो फ़ेमस मेटा ट्रेजेडीज़ के नाम से जाने जाते हैं। जो 6 कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन ऑथर है, ये एक इटालियन प्ले था जो कि लिखा था लुइजी ने, और ये जो फर्स्ट टाइम परफ़ॉर्म किया गया और लिखा गया वो था 1921 में। ये एक मेटाथेट्रिकल प्ले था जिसमें एक रिलेशनशिप बताया गया था अमंग ऑथर्स, कैरेक्टर्स और जो थिएटर में जो काम करते हैं उनके बारे में। ये जो प्ले था इनके इसकी एक इंग्लिश ट्रांसलेशन भी दी गई इन 1922 में फ़रवरी में लंदन में, और उसके बाद अमेरिकन प्रीमियर भी इसका अक्टूबर में उसी साल दिखाया गया प्रिंस थिएटर में न्यूयॉर्क में। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है वॉर, रेवोल्यूशन, डिप्रेशन 1914 से 45 तक की जो ड्यूरेशन है वहाँ इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे। जो ग्रेट वर्ल्ड वार हुई थी जो कि टुक प्लेस हुई थी इन 1914 से 1918 के दरमियान, इसमें जो वेस्टर्न वर्ल्ड थी उसमें बहुत ज़्यादा इन लोगों को एक समझ लें कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि वॉर हुई थी तो नुकसान तो बनता था। काफ़ी ज़्यादा इनको नुकसान हुआ और वो अपने बहुत ज़्यादा देर तक अपने असरात भी इन पे छोड़ के गई। सोसाइटी पे, कल्चर पे हर एक के इम्प्रेशन जो थे वो बहुत देर तक रहे वॉर के, और ये जो थी उस जो सबसे ज़्यादा जो हेवीली इम्पैक्ट पड़ा वो कल्चरल में हम लोगों को लिटरेचर पे देखने के लिए मिलता है। काफ़ी ज़्यादा इस पे हम लोगों को असर देखने के लिए मिलता है कि जो लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा इसका इम्प्रेशन पड़ा। उसके बाद जो सोल्जर्स थे उन्होंने भी बहुत कुछ सहा इसमें, और क्योंकि ज़ाहिर वॉर हुई है तो सोल्जर्स ही ज़्यादा कुछ सहेंगे, लेकिन ये था कि आम शहरों ने भी बहुत ज़्यादा कुछ सहा, लेकिन सोल्जर जो थे उन्होंने भी इसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने लड़ाई की बैटल्स में, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसमें सफ़रिंग का सामना किया। इस दौरान जो वुमेन्स हैं उन लोगों को अपने, क्योंकि उनको जो था वो अपनी फैमिलीज़ को मेंटेन रखना था, तो उनको फैक्ट्रीज़ में इंडस्ट्रियल वर्क जो था वो उनको करना पड़ा अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली को भी तो मेंटेन रखना था। तो हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है कि उस टाइम वुमेन जो है उन्होंने भी बोलना शुरू किया और उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू वॉर के बारे में दिए, और बहुत ज़्यादा डिस्कशन बेस पे होना शुरू हुई, और इस में इन्होंने सब कुछ बताया कि किस तरह से वॉर जो है वो इनकी फैमिलीज़ वगैरह पे किस तरह से इम्पैक्ट वो पड़ रहा है। उसके अलावा हम लोगों को राइटर्स और पोएट्स वगैरह भी देखने के लिए मिलते हैं, और उन्होंने ये भी इसके दरमियान जो था वो डिस्टिंग्विश किया कि किस तरह से ये जो वॉर है, पहली वाली जितनी भी दुनिया में देखी जाने वाली जो पहले ज़िंदगी में कभी वॉर हुई हैं, उन सबसे किस तरह से ये डिफरेंट है और किस तरह से इन्होंने इम्पैक्ट डाला है। उसके बाद रशियन रेवोल्यूशन हम लोग को देखने के लिए मिलती है 1917 में। इसमें जो था वो ग्रेट जो आर्टिस्ट थे काफ़ी ज़्यादा इसमें मर चुके थे और कुछ को जलावतन कर दिया गया था, और जो जलावतन किया जाने में वाले में से हम लोग को एक राइटर देखने को मिलता है जो कि है वोल्डिमर नेबोकॉफ। उसके बाद हम लोगों को जो ग्रेट डिप्रेशन देखने के लिए मिलता है वो स्टार्ट हुआ अक्टूबर 29 1929 में, जब स्टॉक मार्केट जो थी वो बिल्कुल क्रैश हो गई थी। स्टॉक मार्केट जो है वो होती है जहाँ पर शेयर्स जो हैं वो कंपनीज या फिर जो दूसरे लोग होते हैं वो खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, जहाँ पर तिजारत होती है। तो उस वक्त जो थी वो बिल्कुल क्रैश हो गई, और ये यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट के लिए एक बड़ा डिप्रेशन जो था वो वहाँ से स्टार्ट हुआ। इकोनॉमिक डिप्रेशन भी हम लोगों को इसमें देखने के लिए मिला। इसमें फेलियर ऑफ बिजनेस और किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट जो थी वो फैल गई, पॉवर्टी आ गई, और ये सारी जो चीज़ें थी वो जो स्ट्रेस था वो डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा था, और इस सब में लोगों ने एक रास्ता तलाश किया कि जिसमें डिप्रेशन से जो वो निकल सकें। हम लोगों को लिटरेचर जो है वो उस वक्त देखने के लिए मिलता है ग्रेट ऑथर्स, जिसमें के 2 अहम प्लेस हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। उसमें गॉन विद द विंड और दूसरी जो है वो द ग्राफ्स ऑफ रॉथ। ये जो 2 प्लेस हैं ये हम लोगों को उस टाइम में देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद हम लोगों को अफ्रीकन अमेरिकन जो हार्लेम था वो भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। एक हार्लेम हुआ था जिसमें कि ब्लैक पीपल को बिल्कुल समझ लें कि उनका खात्मा करने की कोशिश की गई थी। इसमें रेसिज्म और जो दूसरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम थे साउथ में, उन चीज़ों को देखा गया। हार्लेम की वजह से हम लोगों को 2 ड्रामाटिस्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें कि ज़ोरा नेल आ जाती हैं और साथ में लैंगस्टन हजेस हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं। एक आर्टिस्टिक रेवोल्यूशन जो थी हार्लेम रेनेसांस की 1920 में, ये जो थी वो शेप करती थी उनकी लाइफ को भी और उनके वर्क्स को भी हजेस के। हजेस का ये कहना था कि वो जो थी वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाए थे अपने कॉमन एक्सपीरियंसेस को, यानी कि जो ब्लैक अफ्रीकन के जो कॉमन पीपल हैं उनके दरमियान और अपने पर्सनल जो भी उनके एक्सपीरियंसेस हैं उनके दरमियान वो फ़र्क नहीं कर पाए थे। उन्होंने कहा था मुझ में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है, हम दोनों के साथ बराबर का सलूक किया जाता है। इन्होंने जो प्लेस लिखे उन्होंने अपनी जो लोगों की स्टोरीज थी उनके बारे में लिखा, जो कि रियल लाइफ को रिफ्लेक्ट करते थे और उस टाइम का जो कल्चर था उसको रिफ्लेक्ट करते थे। इसमें इन्होंने अपनी सफरिंग के बारे में बताया, उन लोगों की सफरिंग के बारे में बताया, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, उनका लव ऑफ लाफ्टर, लैंग्वेज और म्यूजिक के बारे में इन्होंने इसमें बताया।
हमें इनका एक लार्ज पोएटिक वर्क भी देखने के लिए मिलता है, लेकिन हजीज़ ने जो कुछ प्लेस भी लिखे जो कि तादाद में 11 थे और दूसरे काउंटलेस इन्होंने प्रोज़ भी लिखे और इनका जो प्रोज़ थे उसमें इनका एक वर्ड जो थी वो लाज़मी ऐड होता था जिस जो कि था सिंपल, यानी कि हमें हर एक में एक सिंपल का वर्ड लाज़मी देखने के लिए मिलता था, जैसा कि सिंपल स्पीक्स हिज़ माइंड, सिंपल टेक अ क्लेम, सिंपल्स अंकल सैम। अपने बहुत ज़्यादा वर्क में इन्होंने अमेरिका की जो डार्क साइड थी वो इन्होंने दिखाई और दूसरी जो इनके वर्क थे जो पोइट्री थी या फिर दूसरे वर्क थे उससे ये ज़ाहिर होता था कि इनका जो बिलीव था वो क्रिश्चियनिटी पे नहीं था, मतलब ये इनका जो रिलीजन था वो क्रिश्चियनिटी नहीं था। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है ज़ोरा नेल। इन्होंने अपनी लाइफ में टोटल 10 प्लेस लिखे और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट माने जाते हैं उसमें कलर स्ट्रक्ट और दूसरा है द मोल ब्लू। इसमें जो कलर स्ट्रक्ट है इसमें जो फोकस किया जाता है कलरिज्म पे और जो दूसरा है कि किस तरह से जो ब्लैक कम्युनिटी है उसको जो दूसरे वाइट कम्युनिटी है वो किस तरह से जज करती है। इसमें एक लड़की है ईमा जो कि डरती है कि वो कहीं जॉन जो है वो उसके उसकी ब्लैक स्किन की वजह से छोड़ ना दे किसी वाइट स्किन की लड़की के पीछे। और इसमें हम लोगों को जेलसी का भी तासुर देखने के लिए मिलता है। इसमें जो थीम्स हम लोग को देखने के लिए मिलती हैं उसमें इनसिक्योरिटी, एनिमोसिटी आ जाती है और दूसरा और डिस्टॉर्टेड विजन हम लोग को देखने के लिए जो इनका दूसरा प्ले है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता है वो है द मूल बॉर्न। इसमें जो इसके थीम्स थे वो रिलेट करते थे हार्लेम मूवमेंट से। तो ये था आज का लेक्चर, होप्स हो कि आपको इसकी समझ आई होगी और काफ़ी लेंथी चैप्टर है और मुझे उम्मीद है कि अब आपके लिए ये चैप्टर जो था वो आसान हो जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।